नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं कमोडिटी अगले हफ्ते में। और हम आपको कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगे। साथ ही कमोडिटी मार्केट में अगले हफ्ते के लिए ट्रेडिंग रणनीति किस तरह से बनानी चाहिए, इस पर भी आपकी मदद करेंगे। कमोडिटी मार्केट में बाजार को समझने के साथ साथ रणनीति बनाना भी बेहद ज़रूरी है। बात चाहे सोना चांदी की हो, बेस मेटल की हो या फिर एग्री कमोडिटी की। ट्रेडिंग की बारीकी को समझने से जोखिम तो कम होता ही है और आपके लिए मुनाफे के रास्ते भी खुल जाते हैं। इस सप्ताह भी हमने देखा कि कमोडिटी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उठापटक हुई, काफ़ी ज़्यादा हलचल रही। उस अनुभव के आधार पर अगले सप्ताह आपको किस तरह की तैयारी करनी चाहिए कमोडिटी मार्केट में, इस पर हम आपकी मदद करेंगे। हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स भी शामिल होंगे जो कि इस हफ्ते मार्केट कैसा रहा उसका एनालिसिस करेंगे उनके साथ मिलकर, और उसके अलावा अगले हफ्ते के लिए आपके लिए रणनीति भी बनाएंगे। साथ ही साथ अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो वो भी हम इस शो में शामिल करेंगे। आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर अपने सवाल पूछ सकते हैं और हमारा फ़ोन लाइन नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। उसके ज़रिए आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप या एसएमएस भी कर सकते हैं। चलिए अब शो की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। कोटक सिक्योरिटीज से रविंद्र राव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। Statement.com से दीपेश शाह जी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में, और IIFL सिक्योरिटी से अनुज गुप्ता भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है शो पर। शो की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं कि इस पूरे हफ्ते सोने में किस तरह का मूवमेंट देखने को मिला। और इस हफ्ते सोने में अगर हम देखेंगे तो पूरा वीक करीब आधे % की कमजोरी रही सोने में। एक दायरे में था 50,300 से 50,900 के दायरे में सोने में कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। और इस हफ्ते कॉमेक्स गोल्ड पर हम देखेंगे तो जो सोना था वो $1641 तक फिसला। उसके बाद हमने एक तेज़ी भी देखी जब डॉलर में वीकनेस आई, उसके बाद हमने वहाँ से एक रिकवरी भी देखी। तो इस पूरे रेंज में सोने में कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। काफ़ी सारे फैक्टर्स यहाँ पर भी थे जो कि सोने की तेज़ी को सपोर्ट भी कर रहे थे। लेकिन अब आगे क्या करना चाहिए सोने में, ये भी समझ लेते हैं। और रविंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सोने की बात करें तो ये पूरा हफ्ता किस तरह के ट्रिगर्स आपने एनालिसिस किए, किसको वॉच किया, और अगले हफ्ते के लिए कौन से लेवल्स आप वॉच करेंगे सोने में? डॉलर इंडेक्स ही एक ऐसा ड्राइवर है जो कि काफी टाइम से गोल्ड के प्राइसेस को एक एक दिशा दे रहा है। तो आई थिंक दैट विल कंटिन्यू गोइंग अहेड आल्सो। ये वीक में भी हमने देखा कि जो डॉलर इंडेक्स था वो काफी जोर से फिसला ऊपर के लेवल से। 113 114 तक जाके वापस से हमने डॉलर इंडेक्स को 109.50 तक के लेवल तक दिखा था। लेकिन जो जीडीपी का आंकड़ा आया, आई थिंक दैट वाज स्लाइटली अ बूस्टर फॉर डॉलर इंडेक्स। लास्ट 2 क्वार्टर के बाद ये थर्ड क्वार्टर है जहां पर हमने एक बेटर देन एक्सपेक्टेड प्रिंट देखा है। तो I think that has supported the dollar index to regain again towards 110.50 110.60, और उस वजह से गोल्ड में थोड़ा सा एक प्रेशर आया है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखें, क्योंकि इससे क्या हुआ है कि इससे जो फेड का इंटरेस्ट रेट हाइक का जो एक्सपेक्टेशन है ऑफ 75 बेसिस, जो कि जिसका प्रोबेबिलिटी एज पर द फेड वॉच टूल जो 39% तक गिर गया था इनिशियली, नाउ इट हैज अगेन कम बैक टू 70-80%, जो कि जिसकी वजह से आई थिंक गोल्ड में थोड़ा प्रेशर आया है। लेकिन अगर हम देखें तो उतना प्रेशर नहीं आया जितना एक्चुअली आना चाहिए था। तो इट शोस कि गोल्ड हैज ऑलरेडी डाइजेस्टेड द 75 बेसिस पॉइंट हाइक, और मेरे हिसाब से लोअर लेवल्स पे इसमें सपोर्ट आएगा। और अगर प्राइस एक्शन की बात करें तो 1622 ऑन कॉमेक्स हैज बिकम अ डबल बॉटम नाउ। जो दूसरा लो लगाया था वो अराउंड 1621 का था। तो आई वुड से इट इज प्रिसाइसली इट इज आइडेंटिकल बॉटम, और वहां से एक रिबाउंड आया है। लेकिन 1680 इंटरनेशनल गोल्ड में एक बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस है। जब तक कि वो नहीं निकलता, आई थिंक इट विल बी इन अ रेंज बाउंड ट्रेड। 1622 ऑन द लोअर साइड, 1622 1620 ले सकते हैं, और ऑन द हायर साइड 1680। तो ये रेंज बना रहेगा। नाउ इट ऑल डिपेंड्स कि डॉलर इंडेक्स का मूव्स कैसे आता है। 109.50 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है डॉलर इंडेक्स का। अगर वो निकल जाता है तो इट माइट फॉल टुवर्ड्स 107.50, जो कि गोल्ड के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है। बट देयर आर इफ्स एंड बट्स, तो मुझे लगता है कि प्राइस को ट्रैक करना चाहिए।
और कोई भी साइड में ब्रेकआउट आता है आइदर बिलो 1620 और अबव 1680, वो साइड में डायरेक्शन आएगा। बायस थोड़ा सा पॉजिटिव है, तो हो सकता है कि आने वाले वीक में गोल्ड थोड़ा सा पॉजिटिव रहे। तो हमारे हिसाब से एमसीएक्स पर 50,250 के आसपास एक बाइंग बनती है, जो रिसेंट लो था टुवर्ड्स 49,800, उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अपसाइड जो है वो 50,850 का होगा, जो कि स्टिफ रेजिस्टेंस है, जिसे बुल्स नहीं निकाल पाए अभी तक। अगर वो निकल जाता है तो फिर 51,200 तक के लेवल दिख सकता है। तो आई थिंक डॉलर वुड बी द की, लेकिन बायस थोड़ा सा पॉजिटिव है अंटिल 1622 होल्ड्स ऑन द डाउन साइड। बिल्कुल। आपने फेड रेट हाइक की बात की। दीपेन, आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि इसमें प्ले आउट कर रहे हैं इस बीच। डॉलर इंडेक्स में मजबूती का ट्रेंड आया, 10 साल के जो ट्रेजरी यील्ड्स थे वो भी अब 4% के नीचे आ चुके हैं। यूएस में हमने जीडीपी के आंकड़े देखे, वो भी अच्छे थे, लेकिन दूसरी तरफ वैश्विक मंदी का भी डर बना हुआ है। तो आने वाले समय के लिए आप क्या लेवल्स वॉच करेंगे गोल्ड में, अगर किसी को 2 से 3 महीने का व्यू लेकर अगर सोने में खरीदारी करनी हो तो? सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। देखिए, अगर 2 से 3 महीने की बात करेंगे तो डेफिनेटली 50,000, 14,500 काफी अच्छे लेवल्स है गोल्ड में बाई करने के लिए, बिकॉज हमारा एक्सपेक्टेशन जो है कि अभी जो भी फैक्टर्स गोल्ड के नेगेटिव थे वो सभी कुछ फैक्टर्स इन हो चुके हैं, और हम आगे जाके देखेंगे कि इस क्वार्टर के रेट हाइक के बाद शायद फेड भी थोड़ा पॉज ले सकता है या थोड़े कम स्पीड रख सकता है अपने रेट हाइक बढ़ाने की, जो कि काफी अच्छा डॉलर नेगेटिव और गोल्ड पॉजिटिव हो सकता है। तो हमारा मानना ऐसा है कि अगर कोई भी डिप्स मिलते हैं यहाँ से आपको 1-2% के, तो वो डिप्स का आप इंतजार करें और उसका लाभ उठा के गोल्ड में बाइंग करते जाएं। बिल्कुल। तो फेड अब किस तरह का फैसला लेता है आने वाले समय में, उस पर नज़र रहेगी। तो अनुज, जब फेड के फैसले तक अगर बात करें तो किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए, गोल्ड को किस तरीके से प्ले करें, क्योंकि अब उसके बाद तो आगे की चाल तो फेड का फैसला क्या निकल कर आता है उसी पर निर्भर करेगा। ऑफ कोर्स बीच में काफ़ी सारे इंडिकेटर्स हमें मिल ही रहे हैं, लेकिन अगर फेड के फैसले तक हमें किसी तरह से कोई रणनीति प्ले आउट करनी हो इसमें, तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए पूजा जी, मार्केट अगर हम गोल्ड को देखें तो थोड़ा सा पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड हुआ है। हालांकि जिस तरीके से फेडरल बैंक थोड़ा सा स्लोअर इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा है, तो वो एक थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म शो करता है गोल्ड के लिए। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो वो कहीं ना कहीं हॉकिस्ट भी है थोड़ा सा पॉलिसी को लेके, तो वहाँ पर अगर हम देखें तो थोड़ा सा नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। मगर जिस तरीके से अभी हमने चेंजेस देखे हैं, चाहे वो फेड की तरफ से स्टेटमेंट हो स्लोअर इंटरेस्ट रेट का, या फिर चाइना की तरफ से डॉलर सेलिंग की बात देखने को मिली हो, या फिर अगर हम देखें तो ईसीबी की तरफ से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने को लेकर हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो सेंटीमेंट्स हैं वो अगेंस्ट द डॉलर जाता हुआ दिख रहा है। मीन्स हमने उसी की वजह से डॉलर में गिरावट भी देखी है, 114 से ऑलमोस्ट 110 के आसपास तक के लेवल डॉलर में आते हुए दिखाई दिए हैं, जिसकी वजह से हमने देखा है कि सभी मेजर करेंसी एक बाउंस बैक के साथ ट्रेड हुई है। और उसका जो रेप्लिकेशन है वो हमने गोल्ड सिल्वर में भी देखा है, जहां गोल्ड नीचे करीबन $1620 के आसपास तक आया था, वो करीबन $1650 के आसपास तक रिकवर हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल पर डेफिनेटली एक बाउंस बैक है। टेक्निकल चार्ट्स पे अगर देखें तो मार्केट थोड़ा सा ओवरसोल्ड जोन में है गोल्ड सिल्वर का। हमें लगता नहीं है कि ज़्यादा यहाँ से गिरावट देखने को मिलेगी। बायो डिप्स की स्ट्रेटेजी ही यहाँ पर मैं प्रेफर करना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से फंडामेंटल चेंजेस हुए हैं, जो हम फंडामेंटल पहले हम गोल्ड के लिए बियरिश देख रहे थे, अब वो थोड़े से टर्न अराउंड होते हुए गोल्ड के लिए पॉजिटिव इंडिकेशन दिखा रहे हैं। तो हमें लगता है कि टिल द फेड की पॉलिसी तक एक बायो डिप्स की स्ट्रेटेजी हम गोल्ड में यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लेवल वाइज बात करें तो $1620 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा। ऊपर में रेजिस्टेंस करीबन 1685 से लेकर 1695 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रहेगा। तो इस रेंज में हमें लगता है कि गोल्ड का प्राइस ट्रेड हो सकता है। एमसीएक्स वाइज अगर देखें तो करीबन नीचे में 49,800 और ऊपर में करीबन 51,000, ये रेंज मार्केट का रह सकता है, और इसी के रेंज में मुझे लगता है कि मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो सिंस की जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड के साथ में है, तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पे यूज़ की जा सकती है। हमें लगता है कि अगर हम वेरी इंट्राडे की बात करें तो 50-300 के आसपास गोल्ड का ट्रेड लिया जा सकता है। 50-100 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 50-700 तक हो सकता है, अगर हम वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें, या अगर हम नेक्स्ट वीक तक के लिए बात करें। और अगर एक महीने तक बात करनी है तो मुझे लगता है कि
नीचे 49,800 का अहम सपोर्ट रहेगा, जिसको एज ए स्टॉप लॉस मान के खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ऊपर में 50,900 51,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो गोल्ड एज एन अगर हम बात करें तो थोड़ा सा पॉजिटिवनेस, जो नेगेटिव ट्रेंड था उससे रिकवर हुआ है। हमें लगता है कि उसका असर रहेगा और प्राइस ऊपर की तरफ मूव करते हुए दिखाई देंगे। ओके तो प्राइस ऊपर की तरफ मूव करते दिखाई देंगे। तीनों ही एक्सपर्ट का जो बायसनेस है वो पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा है, तो इस पर आप नज़र रखिए। और फेड की बैठक के पहले भी क्या रणनीति आपको अपनानी चाहिए ये भी हमने डिस्कस किया। एक बार चांदी के भी लेवल्स को चेक कर लेते हैं और हमें दर्शक के सवाल भी मिल रहे हैं इस पर भी आते हैं। चांदी के लिए अगर इस पूरा हफ्ता देखें तो करीब 0.25% की तेज़ी रही है और चांदी 56,700 से 58,400 के दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आया। फैक्टर्स जैसे गोल्ड की हमने बात की, वैसे ही कुछ फैक्टर्स चांदी के लिए भी प्ले आउट करते हुए नजर आए हैं। एक दर्शक का सवाल भी हमें आया है इस पर। गंगापुर सिटी से कैलाश जी ने सवाल भेजा है, दिसंबर तक सोने और चांदी के भाव कहाँ जा सकते हैं, ये इन्होंने पूछा है। रविंद्र, आप सलाह दीजिए, सोने चांदी में अगर प्रेफर बेट लेनी हो तो क्या लेंगे आप? रविंद्र जी, आपसे सवाल था। चलिए उनसे संपर्क हम वापस से जोड़ने की कोशिश करेंगे। अनुज, आप सलाह दीजिए। एक सवाल आया है दर्शक का, दिसंबर तक सोने और चांदी के भाव कहाँ तक जा सकते हैं? वो वैसे वो तो हमने अभी डिस्कस किया, लेकिन सोने चांदी में अगर प्रेफर्ड बेट लेनी हो किसी को तो आप कहाँ सजेस्ट करेंगे? देखिए, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि गोल्ड का ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव से पॉजिटिव बायस में आया है, तो ऊपर में हमें लगता है कि इनिशियली जो एक रेजिस्टेंस है वो करीबन 50,900 से लेकर 51,000 के बीच में है और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $1,685। तो इनिशियली उसको हम टारगेट कर सकते हैं। 1,685 के ऊपर अगर प्राइस चलेंगे और डेली बेसिस पे क्लोज होते हैं तो फिर आपको 1,720 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, मीन समवेयर अराउंड 51,500। तो दिसंबर तक हमें लगता है कि 51,500 से लेकर 52,000 के लेवल आपको गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। सिमिलर सिल्वर में हमें लगता है कि 59,000 से लेकर 60,000 तक के लेवल आपको सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। तो 60,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सिल्वर के लिए रहेगा। 60,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो आपको नेक्स्ट टारगेट 63,000 से लेकर 65,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो आप जो लेवल्स हैं इसको हमें लगता है कि उनको इस लेवल को वॉच करना चाहिए। इन लेवल्स के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली हायर साइड में भाव ऊपर की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल। तो चांदी का भाव भी ऊपर की तरफ जा सकता है, 65,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो इन स्तरों पर भी आप एंट्री ले सकते हैं और वॉच करते रहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कच्चे तेल पर। क्रूड के लिए ये हफ्ता जो है वो काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा है, लेकिन इस पूरे हफ्ते की अगर बात करेंगे तो 2.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है कच्चे तेल में। ब्रेंट इस हफ्ते नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो $89 तक फिसला। वहीं MCX पर क्रूड का जो दायरा था वो 6,900 से 7,400 का दायरा था। महीने भर में क्रूड की कीमतों में 10% की गिरावट भी देखने को मिली। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव रहा है कच्चे तेल में अगर बात करेंगे तो, और काफ़ी सारे ट्रिगर्स की भी बात करी जा रही है। वैश्विक मंदी का डर तो हावी है ही और सेंट्रल बैंकों का सख्त रुख भी जारी है, लेकिन इस बीच US क्रूड का रिकॉर्ड स्तर तक एक्सपोर्ट हो चुका है, जिससे कि एक मजबूत अच्छी मांग का सिनेरियो बन रहा है, ये संकेत दे रहा है। लेकिन इसके अलावा नवंबर से OPEC प्लस उत्पादन में कटौती करेगा और रोजाना 20 लाख बैरल उत्पादन में ये कटौती करने वाला है। तो ये कुछ ट्रिगर्स हैं जो कि कच्चे तेल में आगे की चाल तय कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक्सपर्ट को भी शामिल करते हैं, रविंद्र से हम संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन दीपेन, आपका क्या व्यू बन रहा है कच्चे तेल पर? देखिए, कच्चे तेल की अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था कि हमको नीचे के लेवल से बाउंस बैक देखने को मिलेगी। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी काफी गिरावट आई थी
तो हमारा मानना ऐसा है कि 7400 एक लेवल है जहाँ पे रेजिस्टेंस आ सकता है। अगर 7400 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो ही हमें अच्छी थोड़ी और नई तेजी की माहौल में हम एंटर कर सकते हैं। हमारा मानना ऐसा है कि अगर आप 7400 के आसपास अगर आते हैं प्राइसेस और वहाँ पे एक पुट लेके चले तो वो ज्यादा बेटर रणनीति होगी, बिकॉज एक्सपेक्टेड यही है कि फिर से प्रॉफिट बुकिंग में 7100 से 7200 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। और रविंद्र, आपका क्या व्यू बन रहा है कच्चे तेल पर? यहाँ पर भी हम देख रहे हैं इस पूरे हफ्ते अगर देखें तो $89 तक गया है, लेकिन उसके बाद फिर एक रिकवरी भी आई है और अब 95 96 के भी लेवल्स हमने इस बीच देखे हैं। आपका क्या व्यू बन रहा है, और किसी को अगर अगले हफ्ते के लिए यहाँ पर ट्रेड लेना हो तो कौन से लेवल्स आप वॉच करेंगे? वेल, क्रूड आई थिंक काफी मिक्स्ड है, क्योंकि एक साइड क्रूड में सप्लाई टाइटनेस के वजह से क्रूड को एक सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ डिमांड कंसर्न्स को लेके भी एक एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है और जो गेन्स है उसे वो कैप हो रहा है। लेकिन जो जीडीपी का आंकड़ा आया था दैट वाज स्लाइटली सपोर्टिव, क्योंकि वो दिखाता है कि इवन आफ्टर फेड का जो टाइटनिंग था उसके उसके बावजूद भी यूएस इकोनॉमी ने बेहतर किया है। तो आई थिंक वो जो डिमांड कंसर्न्स है वो थोड़े बहुत फेड आउट होते हुए दिख रहे हैं, बट अगेन दिस इज अ सेंटीमेंट, कोई इसको सपोर्ट करने के लिए कोई फिगर्स नहीं है, बट सेंटिमेंटली मार्केट मूव होता है। तो मेरे हिसाब से अभी भी क्रूड में अगर देखें तो देर आर बोथ फैक्टर्स अवेलेबल, एंड उसके वजह से क्रूड जो है वो अभी भी एक रेंज में रहेगा। बायसनेस थोड़ा सा पॉजिटिव रह सकता है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि ओपेक का कट भी शुरू हो जाएगा नवंबर से, बट दैट अगेन इज डिस्काउंटेड, बट सेंटिमेंटली इट विल बी स्लाइटली पॉजिटिव। तो मेरे हिसाब से ऑन द लोअर लेवल WTI क्रूड में $85 का एक सपोर्ट रहेगा, और ऑन द अपसाइड $92 का एक रेजिस्टेंस है। हमने काफी बार देखा है कि 92 से WTI क्रूड में एक फॉल आ जाता है, तो दैट हैज बिकम अ वेरी गुड रेजिस्टेंस नाउ। और वही हम अगर MCX देखते हैं तो MCX में 7400 से 7450 तक के लेवल्स पॉसिबल है। वहां पर हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए, लेकिन अगले हफ्ते के लिए आई थिंक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि डॉलर इंडेक्स अभी भी थोड़ा सा वीकनेस के तरफ ही है, और अगर ये 109.50 के नीचे फिसल जाता है जैसे मैंने पहले कहा, दैट विल बी सपोर्टिव फॉर ऑल द कमोडिटीज। तो मेरे हिसाब से कोई भी डिप आता है टुवर्ड्स से 7150 140, आई थिंक इट शुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। 6950 के आसपास एक सपोर्ट है, तो वहां पे स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। जो टारगेट है वो अराउंड 7450 7500 तक होगा, बट वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां से हो सकता है कि थोड़ा बहुत सेलिंग आए। तो अगले हफ्ते के लिए आई थिंक बाइंग डिप्स की स्ट्रेटेजी बेटर रणनीति होगी। बिल्कुल। तो ओवरऑल डॉलर इंडेक्स की चाल पर नज़र रखिए, क्योंकि ये नीचे आएगा तो हम देखेंगे कि कमोडिटी प्राइसेस को यहाँ पर सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। गोल्ड में भी यही रणनीति है, और कच्चे तेल में भी देखिए एक बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना के चलिए। 7450 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस होगा 6950 का। ये दोनों ही व्यूज़ आपको कच्चे तेल पर दे दिए गए हैं। चलिए अब आते हैं मेटल्स पर, और मेटल्स में हमने देखा कि यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्शन था, काफ़ी उतार चढ़ाव इस पूरा वीक देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल रिटर्न की बात करेंगे तो काफ़ी मिक्स्ड से यहाँ पर क्यूज़ मिल रहे हैं इस हफ्ते। MCX कॉपर में अगर हम देखेंगे तो इस हफ्ते हल्की कमजोरी रही है, लेकिन जिंक में गिरावट हुई, करीब 2.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ एल्यूमिनियम में तेजी थी करीब 5% की, लेड में 1.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। और लेड का जो रेंज था वो 175 से 179 के बीच कारोबार कर रहा था, लेकिन कॉपर में देखिए इस हफ्ते जो पूरा दायरा था वो 640 से 662 के बीच कारोबार कर रहा था। अब देखना होगा कि इस लेवल को अगले हफ्ते ये तोड़ने की कोशिश करेगा या नहीं। अनुज, आपसे मेटल पर राय लेना चाहेंगे, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए मेटल स्पेस में? यहाँ पर भी उतार चढ़ाव काफ़ी था, आज हल्की वीकनेस भी देखने को मिली, क्या करना चाहिए मेटल्स में?
देखिए बेस मेटल में हमने डेफिनेटली एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखा, मगर यहाँ पर भी बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पर देखी है हमने। कॉपर भी लोअर लेवल से काफ़ी रिकवर हुआ है, इवन एल्युमिनियम के अंदर भी हमने एक शार्प रिकवरी देखी है, इवन जिंक भी हमने देखा है कि कहीं ना कहीं एक रेंज में फंसता हुआ दिखाई दिया है। वही हमने लेड के अंदर एक लोअर लेवल से रिकवरी आते हुए देखी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से क्रूड के प्राइस ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं, गोल्ड सिल्वर में एक मोमेंटम लौटा है, और जो डॉलर में वीकनेस रही है उसकी वजह से बेस मेटल को भी सपोर्ट मिला है। वहीं दूसरी ओर अगर हम एलएमई पर देखें तो जो इन्वेंट्री है साइज कॉपर का, वो घटता हुआ दिखाई दिया है, जिससे कॉपर के प्राइस को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पर भी हमारा थोड़ा सा जो ट्रेंड है वो ऑप्टिमिज्म रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि इक्विटी मार्केट रिकवर हुआ है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई दी है, तो कहीं ना कहीं जो डिमांड साइड है वो थोड़ा सा स्ट्रांग रह सकता है। तो यहाँ पे हमारी खरीदारी की सलाह रहेगी। अगर हम पर्टिकुलर कॉपर की तरफ जाएं तो कॉपर हमें लगता है कि करीबन 655 के आसपास शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में 662 के आसपास का टारगेट देखा जा सकता है, 650 पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें एक थोड़े से लंबे समय के लिए, एक मंथ के टारगेट के लिए, तो हमें लगता है कि अगेन 680 685 तक के लेवल कॉपर में देखे जा सकते हैं। तो ट्रेंड कॉपर का एक बाउंस बैक की तरफ है। वहीं अगर हम एल्युमिनियम की तरफ देखें तो एल्युमिनियम भी हमें लगता है कि बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पे रह सकती है। डिमांड यहाँ पर है। साथ में एक सबसे इंटरेस्टिंग क्या है कि जो यूरोप और यूक्रेन रशिया है, उनके जो बीच में डील है वो कहीं ना कहीं हट होती हुई दिखाई दी है। वहाँ पे कहीं ना कहीं जो सप्लाई है बेस मेटल की, वो वहाँ पर डिस्टर्ब हुई है, जिसकी वजह से बेस मेटल को सपोर्ट मिल सकता है। हमें लगता है कि उससे एल्युमिनियम को काफ़ी अच्छा फायदा मिल सकता है, तो एल्युमिनियम के प्राइस ऊपर की तरफ आ सकते हैं, और हमें लगता है कि जल्दी ही 205 208 तक के लेवल आपको एल्युमिनियम में देखने को मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक्टिविटी दिख रही है और आगे हमें लगता है कि ऑप्टिमिज्म दिखेगा, तो कहीं ना कहीं बेस मेटल में एक बाउंस बैक रहेगा। लोअर इन्वेंट्री, हाई डिमांड से मार्केट को सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो हमारा कॉल बेस मेटल पे बाय का रहेगा। बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी बेस मेटल में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय एंड डिप्स की रणनीति अपना सकते हैं और कॉपर पर नजर रखिए। हमसे एक दर्शक का सवाल भी आया था, दिल्ली से कृष्ण जी ने पूछा था कॉपर का ओवरऑल आउटलुक बताइए। ये आपको व्यू यहाँ पर बता दिया गया है। उसके अलावा मेटल स्पेस में भी क्या अच्छा लग रहा है, ये सवाल कानपुर से पवन जी ने पूछा था, इसका भी आपको जवाब मिल गया है कि कॉपर और एल्युमिनियम पर भी आप बेट कर सकते हैं। दीपेन, आपसे सवाल लेना चाहेंगे मेटल्स पे। हमने देखा जिंक में करीब 2.5% की गिरावट इस पूरे हफ्ते रही है। आपको क्या लग रहा है अगले हफ्ते के लिए अगर जिंक में किसी को ट्रेड लेना हो तो क्या करना चाहिए? क्या करेक्शन और बढ़ सकता है? जी, डेफिनेटली लग तो ऐसे ही रहा है। बेस मेटल्स थोड़े वीक फुटिंग पे लग रहे हैं, और 260 258 के आसपास और प्रॉफिट बुकिंग में प्राइसेस आ सकते हैं, तो थोड़ा इंतजार करने की जरूरत होगी। और जिंक काफी वोलेटाइल भी है, तो हमारा मानना ऐसा है कि जब तक आपको एक क्लियर ट्रेंड ना मिले तब तक आप बाइंग करने की ना सोचे, वो ज्यादा बेटर होगा। बिकॉज वोलेटिलिटी में आपके स्टॉप लॉस भी दोनों तरीके से हिट होने की आशंका होती है। तो 258 के आसपास देखिए, अगर प्राइसेस स्टेबलाइज होते हैं तो वहाँ पे एक बार बाई करने की कोशिश करें, अदरवाइज इसको कम्प्लीटली अवॉइड। ऑलराइट, ठीक है। तो ये राय आपको मेटल में दे दी गई है और जिंक में भी आपको टारगेट्स बता दिए गए हैं। अब कुछ एग्री कमोडिटी पर नज़र डालते हैं। हिसार से पवन जी ने सवाल भेजा है, ग्वार सीड का टारगेट बताएं। ग्वार पर अगर हम नज़र डालें तो ये पूरा हफ्ता हल्की गिरावट रही। NCDEX पर अगर ग्वारगम की बात करें, ग्वारगम वायदा की बात करें, तो वहाँ पर हल्की गिरावट थी। ग्वारगम का कारोबारी दायरा जो था वो 9000 से 9205 का रहा है। गौरसीट का कारोबारी जो दायरा था वो 4600 से 4750 का रहा है। तो ये लेवल्स थे ग्वार के लिए, और आने वाले समय में कुछ चिंता की भी बात की जा रही है ग्वार की यील्ड को लेकर। रविंद्र, आपका क्या व्यू बन रहा है ग्वार के लिए, और इसके लेवल्स भी बताइए। आप किस लेवल्स को कौन से लेवल्स को वॉच करेंगे? वेल, मेरे हिसाब से ग्वार सीड इज नियरिंग द बॉटम। मुझे लगता है कि 4500 4400 एक बहुत अच्छा बाइंग लेवल बन सकता है। क्योंकि अगर मैं प्योर प्राइस एक्शन देखूं तो एज पर द एलियट वेव ये फिफ्थ वेव में चल रहा है, और फिफ्थ वेव का बॉटम जो है वो करीब 4400 का है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 4400 वुड बी एन आइडियल बॉटम। और हमने देखा है कि ये 5400 5500 से लगातार गिर रहा है। तो दैट वुड बी एन आइडियल लेवल टू गो लॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे तो शॉर्ट नहीं करना चाहिए। या फिर अगर ये 4750 के ऊपर टिकता है तो फिर एक पॉसिबिलिटी है कि इसमें वी कैन कंक्लूड दैट ऑलमोस्ट अ डबल बॉटम इज इन प्लेस। तो मेरा दो एडवाइस होगा इसमें, या तो वेट कीजिए 4400 4500 के डिप के लिए,
फॉर क्रिएटिंग शॉर्ट टर्म पोजीशन, या फिर 4750 के ऊपर इसे क्लोजिंग देने दीजिए। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आ जाता है तो फिर पॉसिबिलिटी है कि ये फिर से एक बार 5200 से 5300 तक के लेवल्स दिखा दे। तो आई थिंक इट इज क्लोज टू द बॉटम नाउ, और थोड़ा सा एग्जॉशन, थोड़ा सा रिजेक्शन आ सकता है लोअर साइड में, और डिप्स के लिए वेट कीजिए एंड बी ऑन द बाइंग साइड। ऑलराइट, ठीक है, तो ये राय आपको वार्षिक में दे दी गई है। मुंबई से अजय कुमार जी का सवाल आया है, ये जानना चाह रहे हैं कि मसाले में कौन सा सबसे बढ़िया विकल्प है। अनुज, क्या सजेस्ट करेंगे? स्पाइसेस में भी एक्शन काफ़ी ज़्यादा था, जीरे में कमज़ोरी रही है, लेकिन धनिया इस पूरे हफ्ते काफ़ी तेज़ी में रहा है। हल्दी वायदा हमने देखा कि 7350 तक की गिरावट वहाँ पर देखने को मिली है। तो इस पूरे वीक को अगर देखें तो अगले हफ्ते के लिए मसालों में सबसे बेटर विकल्प कौन सा होगा ट्रेड करने के लिए? अनुज, आप बताइए। देखिए पूजा जी, मसालों में अगर हम जीरे को इवेल्युएट करें तो ऑलरेडी काफ़ी हाई प्राइस इसमें आ चुके हैं और आगे इसकी सोइंग भी एक्टिविटी हो सकती है, तो हमें लगता है नहीं कि ज़्यादा तेज़ी आज देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम धनिया की तरफ देखें तो ऑलरेडी यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि हायर लेवल से प्राइस करेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो ये दोनों कमोडिटी काफ़ी हाई लेवल पर है, जहाँ पर मुझे लगता है कि ज़्यादा रूम नहीं है ऊपर जाने का। बट हाँ, यहाँ पर जो टर्मरिक है, यहाँ पर मुझे लगता है कि प्राइस काफ़ी ओवरसोल्ड जोन में है, तो यहाँ पर हम एक अच्छा खासा बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि ऊपर में करीबन 8000 तक के लेवल को छू सकता है। दूसरी तरफ अगर देखें तो टर्मरिक में एक्सपोर्ट डिमांड काफ़ी हद तक है, और मुझे लगता है कि जो सप्लाई शॉर्टेज है वो यहाँ पर कंटिन्यू सपोर्ट करेगी। हमें लगता है कि अभी टर्मरिक में एक अच्छा बैट हो सकता है स्पाइसेस में, जहाँ पर आपको एक अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो जो लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, स्पाइसेस में ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, तो टर्मरिक मुझे लगता है कि एक अच्छा काउंटर हो सकता है, जहाँ पर आपको 7900 से लेकर 8000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो टर्मरिक मेरे हिसाब से खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। हालांकि अगर जीरा या कोरिएंडर में भी ट्रेड करना है तो थोड़ा वेट करके ट्रेड करें। लोअर लेवल पे जीरा में ऑलमोस्ट करीबन 23000 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, और कोरिएंडर में करीबन 10500 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। बट अगर किसी को करंट रेट पे ट्रेड लेना है तो टर्मरिक में करंट रेट से खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। टर्मरिक यानी हल्दी में आप अभी करंट लेवल्स पर ट्रेड बना सकते हैं, ये राय आपको स्पाइसेस में दे दी गई है। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमने इस पूरे हफ्ते को एनालिसिस करके आपके लिए अगले हफ्ते के लिए रणनीति बनाने की कोशिश की। उम्मीद